नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री सक्सेस आईक्यू के अंदर। और आज हमारे साथ में खास जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहते हैं। हमारे साथ में सबसे पहले मैं वर्षना मैम है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना समय दिया और सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई। और आप लोग आज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बने हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा-थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नरसी जी, आपने मतलब आप भी हमारे साथ क्वालिफाई किए तो आपको भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरा नाम वर्षिना देवड़ी है, मैं असम से हूँ। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन जोरहाट असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अभी मैं कर रही थी, वो विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल से किया। उसके बाद ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और सेकेंड अटेम्प्ट में मतलब मेरा एग्जाम क्रैक। थैंक यू। धन्यवाद। आपको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा नाम सादिया है और मैं मुंगेर बिहार से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर से। और मेरा पीजी है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। तो आज के समय में जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वसना मैम और आप सादिया मैम हमारे साथ में, क्योंकि मैम आज हम देख रहे हैं कि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है। जैसे हम 2016 की बात करते हैं तो वहाँ पे 3000 के करीब वैकेंसीज थी और जब हमने क्वालिफाई किया तो ऑल इंडिया 485 485 बहुत कम वैकेंसीज है। और अभी आने वाले ईयर में शायद इससे भी कम हो सकती है। तो कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है और मैं ये कहूँगा कि आपने 485 जो वैकेंसीज थी उसमें आप लोगों ने जो इसको क्वालिफाई किया है, कहीं न कहीं आपकी मेहनत काम आई। तो आपने किस हिसाब से तैयारी की? तो आप अपनी तैयारी के बारे में एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बच्चों को बताएँगे, किस हिसाब से आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन की है और एग्रीकल्चर की किस हिसाब से प्रिपरेशन की है? थैंक यू। पहले तो कंपटीशन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको बस एक ही सीट चाहिए। मतलब अगर 200 भी निकले या 400 भी निकले, आपको बस एक ही चाहिए। आप एक के लिए पढ़ाई कीजिए। कंपटीशन जो भी है देखा जाएगा, मेहनत सबको ही करना है और मतलब हार्ड वर्क करने से आपको ज़रूर मिल जाएगा सीट। ये ऐसे इतनी भी हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर मतलब स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पढ़ेंगे तो आप ज़रूर मतलब सफल होंगे इस एग्ज़ाम में। और रही बात मेरी, तो मैंने प्रीलिम्स के लिए मेरा एक ही स्ट्रैटेजी था कि मैंने बहुत सारे मॉक दिए थे। उसके बाद मॉक जब मैंने दिए थे तब मैंने पहले देखा था कि मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या थी, किस जगह में मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं किस जगह पर वीक हूँ। और वीकनेस जो मेरी वीकनेस थी मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ज़्यादातर लोग वीकनेस पर ध्यान देते हैं, मैंने अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया था कि मैं किस पर स्ट्रॉन्ग हूँ। और मैंने ये ठान लिया था कि जहाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मैं वहाँ एक मार्क भी मतलब मेरा नहीं गवा सकती। तो मैंने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। जैसे कि अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरा वीक एरिया था, तो उस पर मतलब मैंने जो जैसे कि वहाँ पर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो सभी लोग ही कर पाएंगे। आप अगर थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपसे ज़रूर निकल जाएंगे। तो मैंने वो एरिया अपना बहुत स्ट्रॉन्ग किया था और मैंने उस पर एक भी मतलब मेरा मार्क जाने नहीं दिया था उसी पे। उसके बाद और रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो रीजनिंग मैंने सारे ही अटेम्प्ट किए थे, मैंने सब कुछ अटेम्प्ट किया था रीजनिंग में। और रीजनिंग ही मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था। तो आप लोग भी ये ध्यान दीजिएगा कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है और जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर आप बहुत मेहनत कीजिए और उस पर मतलब आप कभी अपना मार्क्स मतलब गवाने जाने मत दीजिएगा। तो और इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था क्योंकि मतलब स्कूल लेवल से ही इंग्लिश अच्छी थी तो इंग्लिश पर इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। लेकिन जो लोग वीक है इंग्लिश में, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर ही हो या फिर नॉवेल्स ही हो, आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो अपना वो हॉबी कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई किताब ही पढ़नी है इंग्लिश अच्छी करने के लिए, वैसा नहीं है। आप कोई स्टोरी बुक या फिर नॉवल जो भी आपको अच्छा लगता है, आप एक दो पेज हमेशा पढ़िए। तो अगर उस पर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको डिक्शनरी में देखकर उसको जानने की कोशिश कीजिए, वैसे ही आपका वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद और
जो मतलब इंग्लिश का पेपर जहाँ वहाँ ग्रामर के इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्रहेंशन का ही होता है। तो आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को अगर बहुत डेवलप कर देंगे, अपनी वर्ड वोकेबलरी को अगर अच्छा कर देंगे, तो आपकी इंग्लिश पेपर ज़रूर अच्छी जाएगी। और ग्रामर के लिए एक बुक है लूसेंट की, जो ग्रामर की बुक है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसको अगर अच्छे से आप फॉलो करके पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ज़्यादातर मॉक पर ध्यान दीजिएगा। मॉक ज़्यादा देंगे तो आपकी ऐसे भी डेवलप हो जाएगी। और मॉक जो सीरीज था मेरा मॉक टेस्ट, वो मैंने टेस्ट जॉन स्मार्ट कीड़ा से मैंने सब्सक्राइब किया था मॉक के लिए। तो वहाँ पर बस IBPS SO का ही नहीं, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत सारी मतलब एग्जाम्स का SO PO या फिर क्लर्क सभी एग्जाम्स के मॉक आपके लिए आपको मिल जाएंगे उधर उस टेस्ट जॉन स्मार्ट कीड़ा ऐप पर। कटेगा नहीं, बीच में काट सकते हैं। नहीं हाँ, ठीक है। तो उस साइट पर आप अगर जाएंगे तो आपको एक अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उस पर जाकर आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे अगर सिर्फ एसओ का ही मत दीजिए, सारे एग्जाम्स का आप दे सकते हैं, क्योंकि सभी बैंक एग्जाम्स का पैटर्न तो सेम होता है। और ये हमारा जो लेवल होता है वो PO लेवल से मिलता है। तो आप उसको वहाँ पर मॉक दीजिए आप, उसके बाद वहाँ पे वो खुद ही बहुत अच्छे से एनालिसिस कर देते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। और सिर्फ मॉक देने पे नहीं, एनालिसिस भी कीजिए मॉक का। मतलब अगर आपकी गलती कहाँ है, आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर अच्छे हैं तो उस पर इतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन गलती आप जिस पर कर रहे हो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के लिए जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो मैंने उन्हीं बुक्स से कवर किया था जो मैंने JLF प्रिपरेशन में इस्तेमाल की थी। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर अरुण कात्यायन की 2 बुक आती है, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर कॉलेज लेवल में भी आपने कोई नोट्स बनाए हो अपने स्टैटिक के लिए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर और अगर और एक बुक है कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, वो वाला आप पढ़ सकते हैं। और नेमराज सुंदर तो पूरा एक नहीं 4-5 बार पढ़ लीजिएगा उसको, मतलब वही अभी तो मतलब मैं बोलूँगी कि बाइबल है, ग्रंथ है। और सारे एग्जाम्स में आपको उस बुक से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो मतलब उसको अच्छे से पढ़िए, अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए, जो भी आपको मतलब डाउट्स है, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट है वो सबको पहले क्लियर कीजिए। और जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा उसके बाद आप अपने मेंस की तरफ जाइएगा। मतलब मेंस की जो करंट की प्रिपरेशन है उसके लिए जाइएगा। बिकॉज अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे तो आप करंट पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो करंट और स्टैटिस्टिक्स जो भी है, नाबार्ड बैंकिंग प्रोजेक्ट्स जो भी है, उसके लिए आप किसी भी साइट से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक ही साइट अच्छा है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी साइट्स आजकल बना रहे हैं AFO एग्जाम के लिए। तो आप कोई भी साइट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको अगर वीडियोस पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वीडियोस से पढ़िए। अगर आप PDF से पढ़ना पसंद करते हैं तो आप PDF से पढ़िए। बस ऐसा है कि मतलब पढ़िए और रिवीजन कीजिए, बस वही मैटर करता है कि आप क्या याद कर रख सकते हैं एग्जाम में। पढ़ेंगे तो सभी लोग, लेकिन याद किसको रहेगा वो मैटर करता है। तो आप पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। करंट स्टैटिस्टिक्स का वही फॉर्मूला है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा एग्जाम में। तो आप उसको पढ़िए बार बार। मैंने IARI टॉपर्स से पढ़ा था, मैंने उनसे सब्सक्रिप्शन लिया था, उनका PDF से ही मैंने पढ़ा था। तो वही काफ़ी था एग्जाम के लिए, बिकॉज हमारे टाइम में इतना करंट पार्ट से क्वेश्चंस नहीं आए थे। लेकिन हमारे टाइम में नहीं आए थे तो आप लोग मत सोचना कि आपके टाइम में नहीं आएंगे, आ सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन। सिर्फ स्टैटिक से आएगा ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग सभी तरफ से सारी चीज़ों को पढ़कर एग्जाम में प्रिपेयर होकर देने जाएंगे तो आपका ज़रूर मतलब ये एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अच्छे से दीजिएगा एग्ज़ाम, ज़रूर क्रैक होगा आपका। जी थैंक यू मैम, आपको वर्षना मैम ने जो है बताया है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हो सकता है आप लोग जो ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या आप लोग कर रहे हैं, तो हमारे साथ में जो वर्षना मैम और सादिया मैम है, दोनों ही शायद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी चल रही थी। तो इन्होंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में की है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का कहीं ना कहीं लोड रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी रहता है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो मैं पूछना चाहूँगा सादी मैम, आपकी जो स्ट्रेटेजी है एग्जाम को लेकर के क्या रही थी? आप मतलब एग्जाम जब आप दे रहे, आप क्या सोच रहे थे कि सिलेक्शन होगा आप, या आपने जैसे प्री दिया तो प्री तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपकी प्री क्वालिफाई हुआ, और मेंस के लिए आपने क्या कुछ तैयारी की, किस हिसाब से एग्रीकल्चर की तैयारी की, तो इसके बारे में बताएं।
मेंस में एग्रीकल्चर में ये है कि हमें अपना बेसिक एकदम क्लियर रखना है। तो इसके लिए मैंने 2 बुक यूज़ किया था। एक था अरुण कार्टे नॉट अरुण कार्टे मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने पढ़ा था सुंदा और आर के शर्मा की बुक पढ़ी थी मैंने। और मुझे ऐसा लगा कि जो क्वेश्चंस जैसे ये मेरा अटेम्प्ट जो था, ये मेरा पहला अटेम्प्ट तो था नहीं, तो मुझे मेंस के क्वेश्चंस पता थे प्रीवियस ईयर के कि कैसे आते हैं। तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस उधर रिपीट हो रहे थे, जो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कोई क्रॉप अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो उसी क्रॉप से घुमाकर फिर से नए क्वेश्चन बनाए गए थे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि अलग सा बिल्कुल था। जो प्रीवियस ईयर थे उसी का पैटर्न बस घुमाकर उन्होंने इस ईयर ऐसा पूछ लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मॉक ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। और ये चीज़ है कि हमें मतलब कि अगर पढ़ा है तो उसके बाद आज दिन भर पढ़ा हमने, फिर रात में एक मॉक बना लिया, या फिर मतलब अगर किसी दिन हमने पढ़ाई नहीं की या पढ़ने का मन नहीं किया तो उस दिन सिर्फ मॉक ही बना लिया। और मॉक में क्या देखना है कि जो हमारी जो गलतियां की हैं हमने उसमें, तो उसे एक बार ज़रूर से याद कर लेना है कि ये पॉइंट्स में हमने गलती की है, तो इन पॉइंट्स को हम याद कर लें। और ये है कि अगर जब आप एग्जाम देने जाओ और आपको दिखे कि जो मेंस के क्वेश्चन है वो बहुत टफ हैं, तो वो सबके लिए बहुत टफ है, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपके लिए टफ है और उसी में घबरा के बैठ जाओ। आपको ये करना है कि ठीक है वो टफ है, तो दैट मीन्स कि एक ईच इंडिविजुअल के लिए वो टफ है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। तो चीज़ है कि एग्ज़ाम के टाइम जो है घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है जब आप घबरा जाते हो तो आप ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आपका आए हुए क्वेश्चंस आप भूल जाओगे। तो बस जो आपको पहली बार में लगे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस रहे, तो जो आपको सबसे पहले लगे कि ये सही होगा तो आप उसी को मार्क करना, क्योंकि जो हमारा जो मेमोरी होता है, जो हमारी जो पहले से जो हमारी मेमोरी रहती है उसमें कहीं ना कहीं ये सेव्ड रहता है, हमारी परमानेंट मेमोरी में कहीं ना कहीं वो आंसर सेव्ड रहता है। तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको आंसर लग रहा है उस पर मार्क कर देना है और बस अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और प्री का मैं ये कहूँगी कि प्री में भी मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक हमेशा बनाते रहें। मैथ्स और रीजनिंग का ये है कि मैथ्स बहुत एग्री में बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है, तो इनका ये पैटर्न होता है कि कभी मैथ्स इजी दे देते हैं, कभी रीजनिंग इजी दे देते हैं। तो आप जब एग्जाम दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार मैथ्स टफ आया है, तो आप उसमें उस 40 मिनट में ये मत सोचो कि जा मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है। आप उस मैथ्स को बनाओ क्योंकि वो सबके लिए टफ आ रहा है, और अगर आपने 15 अटेम्प्ट किए हैं तो दूसरा भी 15 ही अटेम्प्ट कर रहा होगा। अगर उसने 25 या 30 अटेम्प्ट किए तो ठीक है, उसने वो गलत कर दिए होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई सेक्शन टफ लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, वो आपको आता है और सबको उसी लेवल का टफ लग रहा है वो। और जैसे कि इस बार का रीजनिंग थोड़ा टफ था और मैथ्स प्रीवियस ईयर से थोड़ा आसान था, तो फिर इसी तरह से आप मतलब बिल्कुल घबराना नहीं है। और इंग्लिश भी अच्छी थी, इंग्लिश में भी इस बार सही था बट प्रीवियस ईयर से टफ था। प्रीवियस ईयर इजी इंग्लिश आई थी, इस बार थोड़ा टफ इंग्लिश आया था। तो ये लोग सेक्शंस को चेंज करते रहते हैं, कभी कोई सेक्शन टफ दे देंगे, कभी दूसरा सेक्शन इजी दे देंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको उस पॉइंट पे बस ये सोचना है कि अगर ये टफ है तो दैट मीन्स कि ये सबके लिए टफ है, और बस इसी तरह करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनका नहीं हो पाया, तो क्योंकि वो समझे कि ये मतलब इन्होंने इतने कम अटेम्प्ट किया है तो उनका नेगेटिव हो गया। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे बहुत अच्छे से बनाए और ओवरऑल में आप उसी से मार्क्स ले आए। और जिनका आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, उसमें आप उतना मेहनत ना करें। यही कहना चाहूँगी मैं। ये तो यहाँ पे सादिया मैम ने जैसे बताया आप लोगों को कि मतलब पुराने जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं हमें एक मैप मिल जाता है। जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो उससे पहले हमें वहाँ का अगर आइडिया होता है, मैप हमारे दिमाग में, तो हम वहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर भी यही चीज़ हम देखते हैं। जैसे मैं अपनी बात, मैंने नाबार्ड की जो है एग्जाम क्वालिफाई किया, मैं फाइनल में सिलेक्शन नहीं ले पाया नाबार्ड का भी। तो उसमें होता क्या है, जैसे नाबार्ड के अंदर कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे और वही मुझे आरआरबी स्केल 2 के अंदर मिले, उसमें मैं रीजनल लिस्ट में, और वही क्वेश्चन जो घुमा फिरा के वापस इस एएफओ के अंदर अपने को मिले थे।
तो मतलब कहीं न कहीं हमें वो पुराने जो क्वेश्चन पेपर की आपने बात की शादी में, बहुत एक अच्छी बात की। और स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो पुराने क्वेश्चन्स हैं, वो ज़रूर निकालें। उससे आपका एक जो मैप है वो बन जाएगा। तो मैं आगे जो है मैम, अभी आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है अपने लोगों की, हम सबकी ट्रेनिंग चल रही है। तो बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि बैंकिंग जॉब बहुत हार्ड है, या हालाँकि हम गए नहीं फिर भी हमारे कुछ न कुछ जानकारी में है वहाँ पे। तो हम इसको कैसे देखते हैं कि रियली ये हार्ड है या अभी ट्रेनिंग में हमें कुछ पता चल रहा है? ठीक है, तो कैसे आप कहेंगे उनको? पहले तो ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। बैंक अभी हमें बहुत अच्छे से रख रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ में रख रहे हैं, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है अभी। और हार्ड मतलब अगर आप हमारी ट्रेनिंग में भी हमें यही सिखाया गया है कि जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी जॉब होती है, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मतलब जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी पोस्ट होती है, उतनी ज़्यादा ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आप अगर फ्यूचर में कभी आईएएस भी बनना चाहें, तो देखिए एएफओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आईएएस की तो उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आप जितने ही अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे और जितना ही मतलब आप एक अच्छा बड़ा सा जॉब करना चाहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ऐसा तो कोई भी जॉब नहीं है जो हार्ड नहीं होता, क्योंकि अभी आप देखिए, आपको अगर फॉर एग्जांपल एक आप डेली वेज वर्कर की ही मतलब एक लाइफ को देखिए। वो पूरा दिन काम करता है धूप में, लेकिन फिर भी उसको इतना अर्निंग नहीं होता है कि वो अपने फैमिली को संभाल सके। तो हाँ, फिर वहां से वो चलो वो उसमें हो गया। हाँ ठीक है, तो मैं जहाँ से बोल रही थी वहां से बोल रही हाँ, हूँ। वहीं से बोलो। हाँ ठीक है। तो वही एक डेली वेज अर्नर की मतलब लेबरर की आप लाइफ को देख सकते हैं। वो तो पूरा दिन काम करता है, पर फिर भी वो अपनी फैमिली को संभाल नहीं पाता है, इतना अर्निंग नहीं होता है उससे। लेकिन अभी हम अगर एक जॉब करके पूरा दिन काम करने के बाद अगर हम अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं और अपने फैमिली को संभाल सकते हैं, उनके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, और खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो फिर उसमें बुराई क्या है। और अगर आप ये मेंटेलिटी लेकर रह रहे हो कि बैंकिंग हार्ड है और बैंकिंग आप नहीं कर सकेंगे, तो फिर ऐसा कोई भी अच्छा जॉब नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि सारे जॉब ऐसे मतलब जितने भी जॉब हैं जो अच्छी जॉब है, सब में ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, सब में ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उसको आप पॉजिटिवली ले लीजिए, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए कि जो भी हो। अगर इसी जॉब के बारे में आप देखिए, इस पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। जैसे कि आप एक फार्मर्स की एक गरीब फार्मर को आप उसकी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, उसको उसकी ज़िंदगी में उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर वही एक मोटिवेशन होना चाहिए आपको कि अगर आप ये जॉब कर रहे हैं तो आप कितने सारे फार्मर्स की लाइफ बना सकते हैं। बाद में आपको कोई याद करेगा कि हाँ, उसने मुझे ऐसे पैसे दिए थे, लोन दिए थे ज़रूरत के समय पर, तब उसके बाद मेरी अभी लाइफ की स्टैंडर्ड बढ़ गई है, या फिर मैं अभी अच्छा अर्न कर रहा हूँ। तो फिर वो बहुत बड़ी बात है। तो वो बात आप अगर आपको मतलब अगर इस जॉब के लिए प्रिपेयर करते समय आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, तो आप ये सोच सकते हैं। और सिर्फ फार्मर्स की नहीं, आप अपनी ज़िंदगी भी बना सकते हैं एक नौकरी हो जाने के बाद। तो मतलब खुद की लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यही सारा आप सोचिए, इसके बारे में सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, बैंकिंग हार्ड है, ये सब मत सोचिए। आप पॉजिटिव बातें सोचिए कि इस जॉब की पॉजिटिव बातें क्या है। किसी भी चीज़ की दुनिया में एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। तो अभी वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। आप नेगेटिव साइड को देख रहे हो या फिर आप पॉजिटिव साइड को देख रहे हो। तो उससे आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। और बस मुझे इतना ही कहना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैम ने कहा है, तो मैं आपको बता रहा मैम, मेरी बात हुई थी। मैं जब 12th करने के बाद मैं गया था वहाँ पे, आशुतोष शेट्टी जो थे, उसमें आईएएस के अंदर अच्छी रैंक थी। तो वो तैयारी कर, मैंने उनसे पूछा कि सर मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ। तो वो यही पूछे कि आप हार्डवर्क कितना कर सकते हो। मैंने कहा सर मैं कितना भी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तो देख ले, इसमें काम बहुत मुश्किल है कि आईएएस के अंदर, क्योंकि वो ये बोले कि 16-16 घंटे मुझे काम करना पड़ता, 16 घंटे ट्रैवलिंग, 16 घंटे बाहर रहना, और कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि ना बैंकर की तो हम बात करते हैं, बैंक में तो कि हम शाम 7-8 बजे बाद में स्विच ऑफ कर लें तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक आईएएस भी इतना अगर परेशान होता तो एईओज़ में शायद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसे वर्षना मैम ने ये बताया कि हम फार्मर्स हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं बिल्कुल एक गरीब फैमिली से होते हैं। अगर हम उसकी मदद कर पाएँ तो कहीं न कहीं वो हमें याद रखे, तो रियली एक हम ये कह सकते हैं कि जो आईएएस है वो इतनी मदद नहीं कर पाएगा किसी फार्मर की, जैसे हम कर सकते हैं। तो एक हमारी जो पावर ऑफ है वो हमें देखनी चाहिए, पावर इसकी कितनी है।
तो सादिया मैम, आप जो है, हम आपसे अगर बात करें तो आप ट्रेनिंग के बारे में क्या है आपका एक्सपीरियंस की बैंकिंग जॉब में, क्या है, किस हिसाब से लड़कियों के लिए प्रति आप किस हिसाब से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो गर्ल्स के लिए तो ये अच्छी जॉब है ही। और ये है कि ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, और जो रियलिटी है वो तो हमें ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप तो जानते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी क्या नहीं आएगी, तो सोचना ही नहीं है। अगर आप पहले से ही सोच के रख लो कि बैंक में बहुत प्रेशर है, वहाँ पता नहीं क्या होगा और कितने कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे, तो आप बैंक की प्रिपरेशन ही नहीं करो, आप कुछ और प्रिपेयर कर लो। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि उसमें प्रेशर है या नहीं है। आपको अगर आप उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करते हो और आपको वो चीज़ पसंद है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो और डेफिनेटली मज़ा आएगा। क्योंकि मतलब आप जब किसी चीज़ में जाते हो तो उसमें एब्जॉर्ब होने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा। स्टार्टिंग में कहीं भी आप जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि अडेप्टेशन में मतलब नई जगह पे जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, अभी मतलब कि एज स्टूडेंट्स हम सीधा बाहर निकलते हैं, फिर जॉब इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही, वो उसके बारे में सोचना नहीं है। और लाइफ तो है, मतलब बस वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है। तो फ्यूचर को तो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, बट ये है कि बैंक अगर आना है तो वो तो आपने पहले से ही सोच कर रखा है कि बैंकर्स की लाइफ कैसे होती है, तो आप प्रिपरेशन तो आप करोगे यही सोच के कि आगे क्या होगा। तो फिर ये, और एज अ गर्ल ये कहूँगी कि हमें पोस्टिंग, जैसा कि मैंने सुना है कि पोस्टिंग विलेजेस में भी हो जाती है लड़कियों की। लेकिन ये है कि मतलब जो हमारे जो सीनियर्स हैं जो पहले से ही बैंक में हैं, वो ये कहते हैं कि गर्ल्स को जैसे वसूली के लिए, जैसे कि फार्मर्स जो वापस नहीं करते हैं या जो भी लैंड करते हैं, तो उनके लिए उनमें गर्ल्स को नहीं भेजा जाता है। अब मैं नहीं जानती हूँ कि अब न्यू ट्रेंड क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन बट इट्स अ नाइस जॉब अपॉर्चुनिटी। और इस टाइम में जैसे अभी कोरोना के टाइम में जब सारी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही है, तो फिर उसमें बस एक एग्री से रिलेटेड चीज़ें काम कर रही हैं, बैंक अच्छी चल रही है, एंड देन आईटी इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही है, तो फिर सही है। बैंक इज़ अ गुड ऑप्शन, गर्ल्स के हिसाब से भी सही है, अच्छा है, और अच्छी चीज़ है, आपको मज़ा आएगा। जैसे कि सादिया मैंने बताया, और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, अपने यहाँ पे 5 स्टार होटल के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, शायद पहले जो सर बता रहे पहले उनकी कभी हुई नहीं है। तो आने वाला समय बैंकिंग के अंदर देखो बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर हम इसको सोचें। देखो वही बात है, जैसे आपने बताया कि अगर आप मेंटली आप पहले से ही बर्डन लेके बैठ जाएंगे तो फिर वो मतलब नहीं है। जैसे हमने किसी को मान लिया कि नहीं बहुत बर्डन, हम अंदर से परेशानी पैदा करेंगे तब होगी, वरना शायद आज अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखें तो कितना ज्यादा है। उससे जाके पूछिए जो कि इतनी प्रिपरेशन करते करते यहाँ 6-7 अटेम्प्ट देकर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे पूछिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये बात जो सादिया मैम ने बहुत अच्छी बताई कि आप लोग अगर मेंटली आप ऐसे सोच लोगे, और ये भी मैं बताऊँ, अगर आपने ये सोच लिया ना कि बैंकिंग अंदर मजबूरी में जा रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये रियलिटी है, हकीकत है। मैं आपको बताऊँ कि मैम, मैं आपको बताऊँ, मैं यूपीएससी की जब तैयारी करता था तो मेरे ऊपर की जो है ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की ये बुक्स रहती थी, और एग्रीकल्चर ही रहता था साइड में। जब मेरे क्लासमेट आते थे ना तो वो मुझे क्या डांटते थे, तू एग्रीकल्चर पढ़ ले, तेरे को जॉब की जरूरत है, तू पढ़ता नहीं। तो जैसे ही कोई गेट बजाता तो मैं यूपीएससी की बुक्स नीचे रख के एग्रीकल्चर के ऊपर रख देता था। रियलिटी मैंने तैयारी नहीं की थी, और अब की बार मैंने तैयारी की थी, मैंने सोचा कि यार यूपीएससी हो सकता है पता नहीं कितना लंबा ले जाए, तो अपने कोई कहीं ना कहीं बैंक के अंदर, और मैंने आके देखा था इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो कुछ ये भी चीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें सोचना चाहिए। अब जिसको नीडी है, रियल में नीड है, तो उन लोगों के इस हिसाब से इनमें तैयारी करनी चाहिए। तो आप अंतिम में हम क्या संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में? अंतिम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको इसको इसे प्रेशर के हिसाब से मत लीजिए। आप मज़े कीजिए और मतलब एंजॉय कीजिए अपनी इस जर्नी को, इस प्रिपरेशन की जर्नी, क्योंकि जॉब जब लग जाएगी उसके बाद शायद आपको इतना एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है, इसे एंजॉय कीजिए एकदम, मतलब पढ़ाई कीजिए, खाइए, अच्छे से खाइए पिइए, और सोना अच्छे से कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, अपने अपने लिए मतलब अपनी बॉडी को अच्छे रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, खाना पीना अच्छे से कीजिए, अच्छे
से सोइए, सोने का टाइम मेंटेन कीजिए और पढ़ाई साथ में मेंटेन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अगर आप कर रहे हैं तो या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो एंजॉय कीजिए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और आप जब एंजॉय करके करेंगे ना आपका ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप इसको प्रेशर के हिसाब से लेंगे और आप बहुत परेशान हो जाएंगे, डर के अगर आप सोचेंगे कि बहुत सारा पढ़ना है, मेरा नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका कभी नहीं होगा। आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखिए और आप एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। देखना आपका एग्जाम ज़रूर हो जाएगा। इतना टफ नहीं है ये एग्ज़ाम, क्योंकि हम सारे एग्रीकल्चर वाले ही दे रहे हैं। तो कंपटीशन अगर हो भी रहा है तो फिर भी अगर आप कंपटीशन लाख स्टूडेंट्स ज़रूर देंगे, लेकिन उसमें से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इतने नहीं निकलेंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंजॉय करके पढ़ रहे हैं और सच में अगर आप इन फ्यूचर आप फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिल में आपकी वो इच्छा है, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। बस मुझे वही कहना है, सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपका ज़रूर हो जाएगा इस बार, मतलब इस अटेम्प्ट में आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। अब मैम सादिया मैम, आप कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट में कहना चाहेंगे कि जो लास्ट टाइम ऑफ एग्जाम है उस समय उनको क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, किस हिसाब से अपने आप को, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की होती है। घर पे जो मॉक लगाते हैं, मॉक के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम के अंदर जाते हैं, जब उनका रिजल्ट आता है तो बहुत वो मार्क्स में देखे नहीं जाते, इस हिसाब से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, लास्ट अपना संदेश? मैं यही कहूँगी कि मॉक देते रहना है, और अगर मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आ रही है मॉक में, अगर आप उसमें पीछे आ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका उससे मॉक्स विल नॉट डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और लास्ट के जो डेज हैं उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, जो आपने पहले पढ़ लिया है वो रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं देखना है। अगर आपने नाबार्ड के नॉर्म्स नहीं पढ़े हैं तो आप उसे छोड़ दो, आप उसे नहीं पढ़ो, अगर मतलब लास्ट में नहीं पढ़ो। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो उसे रिवाइज करना है। तो रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं ये कहूँगी कि जैसे कि हमारे, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है, उसमें आपको आप जब प्रिपेयर करोगे तो आप मतलब ये फीलिंग आएगी कि जब मेरा ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो आप जो पोर्शन पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी बाकी का आगे का चीज़ बाद में सोचना है कि ये कंप्लीट करना है, ठीक है, वो तो पहले जो कंप्लीट करना है उससे, जैसे अगर आप ये कर रहे हो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हो या फिर एग्रोनॉमी कंप्लीट कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि इसके बाद आपको कुछ और कंप्लीट करना है, पीपीजी करना है या कुछ और एक्सटेंशन का पढ़ना है। नहीं, ये नहीं सोचना है। अभी एग्रोनॉमी कर रहे हो तो ठीक है, अभी सिर्फ एग्रोनॉमी के बारे में सोचना है और सिर्फ यही करना है। तो मैं यही कहूँगी कि लास्ट में रिविजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मॉक बनाते रहना है। और अगर आपने मॉक में कुछ क्वेश्चन गलत किए तो एक मन में रहता है ना कि मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, उसका क्या आंसर है, तो लास्ट में आप मॉक को एक बार रिवाइज कर लो आंसर्स के साथ। लेकिन कभी भी मतलब प्रेशर लेके नहीं करना है, बस एक क्विक रिविजन, बस एक नज़र से देख लेना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है लास्ट में। थैंक यू मैम। तो साथियों, आपने देखा यहाँ पे हमारे साथ में जो है वर्षना मैम है और सादिया मैम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि मैं एक्चुअली बताऊँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता है। तो कुछ एक लोगों का ये होता है कि मतलब हमारे यहाँ पे देखें तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, वो बोलते हैं। तो यही चीज़ होती है कि हमें देख के क्या कहेंगे। और मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जैसे भी मैम ने और स्ट्रेटेजी आपको बताई है, जिस हिसाब से बताई है, अगर आप उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एक ट्रेन जो इतनी लंबी चलती, इतनी लंबी होती है, 1 किलोमीटर तक ट्रेन लंबी होती है, अगर वो अपना बैलेंस बना के नहीं चलती तो वो डगमगा कर गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस हिसाब से बैलेंस बना करके चलना चाहिए और एक बैलेंस तैयारी करनी चाहिए, तो आप लोग सिलेक्शन जरूर ले पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू।